हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 भूगोल का, जो आपका चैप्टर 1 है संसाधन, उसी का आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और मैं इसका बता देता हूँ कैसे। सोपानी कृषि मतलब होता है, आप लोगों ने बुक में फिगर भी देखा होगा, जो पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ी टाइप का बनाकर खेती की जाती है, उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि। तो यानी ये ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ पहाड़ हो, क्योंकि पहाड़ से जब पानी ऊपर की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ पानी जाते रहेगा और खेत भी सिंचाई होती रहेगी। तो पहाड़ ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में तो पाए नहीं जाते हैं ज़्यादा, पंजाब में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं। सबसे ज़्यादा चारों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पहाड़ कहाँ? उत्तराखंड में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट, या ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है सबसे उपयोगी कच्चा माल है सीमेंट उद्योग का। सीमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटका में कुल भारत में जितना लोहा पाया जाता है उसका लगभग 25.6% अकेले कर्नाटका में ही पाया जाता है। और वर्ष 2003 से वर्ष 2003-04 में इसका आंकड़ा देखा गया था, तो लगभग कर्नाटका में अकेले 25 लाख टन यहाँ से लोहा को निकाला गया था। तो याद रख लीजिएगा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है और पूरे भारत का 25.6% अकेले लोहा जो है कर्नाटका में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, या ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है लोहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है लोहा का उपयोग ही किया जाता है। क्योंकि आप जहाँ भी देखे होंगे सड़क, पुल, ब्रिज और घर में भी लोहे का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि कल कारखाने में भी लोहे का ही यूज किया जाता है, इसलिए उसको उद्योगों की जननी माना गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में इसका होता है कि जिसमें खनिज की जो मात्रा है वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो वह है क्या? अभ्रक। अभ्रक में खनिज की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, इसीलिए इसे अधात्विक खनिज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 100, ऑप्शन नंबर सी है 150, या ऑप्शन नंबर डी है 200। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर सी है भारत से, या ऑप्शन नंबर डी है नेपाल से। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत से चरक का संबंध है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना काफ़ी बनी रहती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, ऑप्शन नंबर बी है बरौनी,
ऑप्शन नंबर सी है डिगबोई या ऑप्शन नंबर डी है गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है डिगबोई। डिगबोई में ही सबसे पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। और यदि आ गया एग्जाम में डिगबोई किस राज्य में स्थित है, तो याद कर लेना है डिगबोई असम राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय या ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। आपको याद कर लेना है मैग्नीज में भारत का स्थान तीसरा स्थान पर आता है। मैग्नीज जो है भारत में तृतीय स्थान में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूसरे देशों में, भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आपको दिमाग लगा देना है यहाँ पर बहुत हल्का सा। मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको राजस्थान टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी किस बंदरगाह से लोहे को दूसरे देशों में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है पारादीप या ऑप्शन नंबर डी है विशाखापत्तनम। तो आपको याद करना है लोहा सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह उपस्थित है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो उसको याद कर लेना है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। रेगुर को ही काली मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉरी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी है वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी है विश्व आपदा कन्वेंशन या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद कर लेना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन जो है 1968 ईस्वी में हुआ था। और किसके लिए हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी है प्लेनेटम या ऑप्शन नंबर सी है काइनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है वह आपका जिप्सम। जिप्सम से ही इसका निर्माण किया जाता है। सच में देखा था है तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कितना CuSO4 इंटू में कितना होता है मेरे ख्याल से लगभग 10H2O। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 इंटू में 2H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले में काफ़ी अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए यहाँ पे जिप्सम से ही बनाया जाता है। यदि आपको फॉर्मूला दोनों का याद है रासायनिक सूत्र तो आप ऐसे भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है इनमें से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। लौह अयस्क का, तांबा का, टिन का या मैग्नीज का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो होता है उड़ीसा में ही पाया जाता है। और लौह अयस्क मैंने आपको बताया ही था कहाँ, कर्नाटका में। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीज। सबसे ज़्यादा खनिज निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन,
150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन जो है भारत में अभी और तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, एल्युमिनियम और इनमें से क्या है? मैंगनीज, टिन, लोहा या बॉक्साइट। सबको पता होगा कि जो एल्युमिनियम का जो आपका ओर है यानी अयस्क है वो आपका बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज यानी इन चारों में से किसमें लोहा की जुड़ा हुआ है, यानी लोहा उसमें उपस्थित है? किस खनिज में? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट या ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। क्योंकि अभ्रक में तो मैंने आपको बताया कि अभ्रक में तो होता ही नहीं है, चूना पत्थर एंड चूना इसमें तो होता ही नहीं है। और बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होता है एल्यूमिनियम। तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए बचा। तो उसका हो जाएगा क्या? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को वही नष्ट कर देता है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है लेकिन उसका कोई अर्थ उसका नहीं दिया हुआ है कि सच में किससे पाता है। तो मैं इसके करेक्ट आंसर बताऊंगा और एग्ज़ाम में ये बिल्कुल सही होगा। इसका जो क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक, यानी कोई भी यदि भारत देश है तो कितना किलोमीटर तक उसको, कितना किलोमीटर समुद्री क्षेत्र आएगा और उसके अंदर आने वाले सभी खनिज या पदार्थ उसके होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। लगभग 20 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी मतलब कि रहते हैं आपके खनिज सभी उस देश के हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन है, बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यदि आप बल्ब यदि ऐसा है का बल्ब, और आई थिंक ऐसे ही होता है बल्ब, यदि बल्ब आपका होगा तो इसमें जो होते हैं पतले लेड के कुछ यानी तत्व होते हैं, तो बताता है कि किस तत्व के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट या जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? टंगस्टन। क्योंकि टंगस्टन का जो होता है गलनांक काफ़ी उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 6 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि आप बल्ब को जाकर छुएंगे तो वह गर्म हो जाता है। यदि बल्ब में टंगस्टन का उपयोग न करके यदि निम्न गलनांक वाले किसी भी तत्व को यदि आप उसमें लगाते हैं तो तुरंत वह गल जाएगा और यह फूट जाएगा। तो बल्ब आपका बार बार फूटते ही रहेगा। इसीलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है ताकि वह यदि कितना भी गर्म हो तो वह फूटे ना, यानी देर तक चले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.50% भौगोलिक क्षेत्र में या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के लगभग 20.55% क्षेत्र में आपका एक वन पाया जाता है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी कौन सा खनिज भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर ए है तांबा, सोना, लोहा या चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहा जो होता है भारत में काफ़ी पाया जाता है, इसीलिए लोहा भारत में सुसंपन्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए आ गया तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि इसके लिए वो काफ़ी उपयुक्त होता है और काफ़ी उसमें उर्वरक क्षमता भी होता है कपास की उपज को उपजाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में एक ज़िले का नाम है कोडरमा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है या किस खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभ्रक सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में बिहार और झारखंड में ही पाया जाता है, और झारखंड का कोडरमा जो ज़िला है अभ्रक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का संकेत यू होता है, और इसका जो उपयोग मिसाइल में या बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि काफ़ी रेडियोधर्मिता तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आ सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, तो यूरेनियम है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या ऑप्शन नंबर डी है जादूगोड़ा। तो आपको याद कर लेना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा किस राज्य में यदि कोई पूछ देगा तो याद कर लेना है क्या झारखंड। झारखंड में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, यहाँ से कुछ आपको अनुमान लगता होगा, और जादूगोड़ा झारखंड में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही पाया जाता है, और मैग्नीज में भारत का स्थान कैसा है, पूरे वर्ल्ड भर में तृतीय। वर्ल्ड भर में भारत का स्थान जो है मैग्नीज उत्पादन करने में तृतीय है, और भारत में प्रथम स्थान मैग्नीज उत्पादन करने में किसका है, तो उड़ीसा का है। याद कर लीजिएगा, उड़ीसा का किसमें, मैग्नीज उत्पादन करने में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला भी है, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी संविधान की धारा 21 में यह इस बात का जिक्र किया गया है कि आप वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और मैंने आपको कहा ही था ये क्वेश्चन आ भी गया। कहा था कि अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बिहार झारखंड में लिखा हुआ है। बिहार झारखंड में देश का कुल कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए है 60%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, ऑप्शन नंबर डी है 80% या ऑप्शन नंबर डी है 90%। तो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 80%। याद रख लीजिएगा, बिहार और झारखंड को मिला दिया जाए तो दोनों केवल राज्य मिलाकर 80% अभ्रक का उत्पादन कर देती हैं। याद रख लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा अभ्रक झारखंड के कहाँ पाया जाता है,
तो कोडरमा में। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, कोडरमा जो जिला है या झारखंड में, यह इसके लिए काफ़ी विख्यात है। याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। कहने का अर्थात है प्राइमरी रिसोर्स, यानी जो हम पहले यूज करते थे, हम कोयला यूज करते थे, करेक्ट। विद्युत यूज करते थे तो इसको अभी पेंडिंग में डाल देते हैं। पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम बोले तो ये सब हो गया, क्या नाम है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, ये भी यूज करते थे। प्राकृतिक गैस ये भी यूज करते थे, लेकिन विद्युत पहले के ज़माने में उतना यूज नहीं किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, विद्युत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर बी है कडप्पा समूह, ऑप्शन नंबर सी है अरावली समूह या ऑप्शन नंबर डी धारवाड़ समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह में भारत का सबसे ज़्यादा मतलब कि कोयला पाया जाता है। किस समूह में? तो गोंडवाना समूह में, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि पर्वत पे ज़्यादा कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय में ज़्यादा बालू होंगे, ये भी नहीं, पीली मिट्टी भी उतनी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा आपकी होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम नामक स्थान में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है लोहा या ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा जो है गोवा के संगयुम नामक स्थान में पाया जाता है, लोहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी सबसे ज़्यादा संभावना किस राज्य में है कि वहाँ सोलर पैनल लग सकते हैं? ऑप्शन नंबर है आसाम, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखिए कैसे। जहाँ आ गया सौर ऊर्जा में इसका सूर्य की प्रकाश यानी गर्मी। तो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यानी गर्मी कहाँ होता है? तो आपको पता है कि राजस्थान में, क्योंकि उधर बहुत सारे डिजर्ट हैं तो उधर गर्मी पड़ती है। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल उधर लगाने की संभावनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उपयुक्त है या किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौह या बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, बादामी पहाड़। याद कर लीजिएगा, लौह अयस्क के लिए होता है। कौन सा पहाड़? बादामी पहाड़ लौह अयस्क के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए इसको। VVI मेरे हिसाब से ये VVI क्वेश्चन है और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कहने का अर्थ, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक मीन्स का होता है, नहीं होता है कि ये हमारी परंपरा है, यानी परंपरा मीन्स पहले की, मतलब कि पहले यानी जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स जो है हमारे, उसे अपनाते आए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैर परंपरागत, यानी जो हमारे पूर्वज
नहीं उसको अपनाते थे, यानी हम लोग जो हैं यानी इस विकसित पीढ़ी में उसको लाया गया है, यानी वो काफ़ी डेवलप चीज़ है। कोयला कोयला वो लोग यूज करते थे, पेट्रोलियम भी वो लोग यूज करते थे, प्राकृतिक गैस भी वो लोग यूज करते थे, लेकिन विद्युत जो है वो लोग यूज नहीं करते थे। इसका मतलब कि ये गैर पारंपरिक स्रोत है, क्योंकि विद्युत जो है आपको पता है कि यह डैम से जो नीचे गिरती हुई पानी है, जल विद्युत, शक्ति विद्युत, वाइंड एनर्जी से भी बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि ये सब हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुआ, पहले ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में वो महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। वो यहाँ पर मैग्नीज उतना अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत ही छिटपुट रूप में पाया जाता है। यानी यहाँ पर तमिलनाडु नामक स्थान पर, यानी तमिलनाडु राज्य में उतना मैग्नीज नहीं उत्पादन किया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। यानी बृहद क्षेत्र में, यानी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में लगभग 3/4%, यानी लगभग 3/4, बोले तो 75% यहाँ पर जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी को जल के कारण नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है बस, जल कैसा होता है, लगभग नीला, और नीला होता है हराक से यहाँ पे मार दीजिए क्या, नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तब से इसको VVI लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आता है, लड़के इसमें कन्फ्यूज करते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन अधिक मात्रा में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो कौन सी है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, और कहाँ की, तो दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी है संसाधन के नियोजित दोहन से, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब इसको VVI लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, या सीमेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, तो 5 जून 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन हुआ था। उसी समय से निर्णय लिया गया था कि हर साल 5 जून से ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो आपको याद कर लेना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है।
भारत निर्यात नहीं करता है यानी भारत दूसरे देशों को नहीं भेजता है, वो कौन सा खनिज है? ऑप्शन नंबर ए है लौह अयस्क। मैंने आपको ऊपर बताया था लौह अयस्क जो होता है भारत में सुसंपन्न है, यानी भारत में अधिक मात्रा में लौह अयस्क हैं। इसका मतलब कि यह भारत जो है लौह अयस्क का निर्यात कर सकता है, तो लौह अयस्क इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। मैग्नीज, तो मैग्नीज में भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैग्नीज है, इसका मतलब कि मैग्नीज भी निर्यात कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अभ्रक, अभ्रक मैंने बताया था कि बिहार और झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी भारत में भी पाए जाते हैं, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? गंधक। गंधक जो होता है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गंधक ऐसा खनिज है जिसका भारत निर्यात नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबको पता है कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज को किस बंदरगाह से दूसरे देशों में नहीं भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है मंगलौर, ऑप्शन नंबर सी है मरमागांव, या ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलौर। मंगलौर जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है, कर्नाटका में मंगलौर और बंगलौर दोनों ही यहीं पर स्थित हैं, तो यहाँ से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल जो एक औषधि है और ये एक प्राकृतिक औषधि है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा कैंसर में। यदि किसी भी बंदे को यदि कैंसर है तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा है? टेक्सोल नामक औषधि। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? फिर से क्वेश्चन, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो ऑप्शन है 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, या 15.5 लाख टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15.5 लाख टन जो है उत्पादन हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, या बिटुमिनस। तो याद रखना है आपको, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली याद कर लेंगे। कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या पीट। ABLP आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा ABLP। और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट हो गया, आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा आया? ए, यानी ए जो होता है, ए से कौन सा होता है? एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम प्रकार का ये होता है, उससे थोड़ा सा कम ये होता है बिटुमिनस, उससे भी कम लिग्नाइट, सबसे कम होता है कौन सा? पीट। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है 90% से भी अधिक होती है, 90% से अधिक। बिटुमिनस में क्या होता है? 70 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट में इससे भी कम हो जाती है, या 30 से 70 तक हो जाती है। और लास्ट जो बचा पीट, ये होता है 0 से 30%। तो याद रख लीजिएगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा को पूछेगा तो हराक से बता दीजिएगा, 90% से भी अधिक होती है। सर्वोत्तम कहने का अर्थ जलाने पर अधिक ज्वाला उत्पन्न कर देगा और धुआं बहुत कम देगा। अगला क्वेश्चन है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, या 40 लाख टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1670 लाख टन जो है भारत में मैग्नीज का कुल भंडार है। कितना है? तो 1670 लाख टन। अगला क्वेश्चन है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या, फिर से क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% या 22%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16%। यदि कोई पूछेगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो हो जाएगा 16%। यदि कोई पूछेगा विश्व के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत में है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत कुल विश्व का, तो कितना हो जाएगा? 2.4% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कुल 2.4% है क्षेत्रफल में, और इसमें जनसंख्या कितना रहता है? तो 16%। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ पर अब देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में, तब क्या हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी करना है मोदी जी को करना है। क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो आपको पता है कि कोयले को हम यदि एक बार जला लेंगे तो उसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसका दोबारा यूज न किया जा सके। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? कोयला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे असम। मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया था कि प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो असम में है। असम के कहाँ था? तो वो था डिगबोई नामक स्थान में। तो मैंने बताया था, तो जहाँ तेल होगा वहाँ पर तेल शोधक कारखाना होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा असम। तो याद करने का ट्रिक, यदि पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत यानी मानव द्वारा बनाया गया है, पुनः प्रत्योग यानी इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, और जैव यानी इसमें जीवित नहीं है यानी ये निर्जीव है, या अचक्रीय या रिसाइकल बिन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः प्रत्योग। इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म होता ही नहीं है। जैसे हमने एक छत पर सोलर प्लेट लगा दिया तो उसमें जो आया सोलर प्लेट के अंतर्गत तो एक विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे वहाँ से कोई ऊर्जा का हाथ से नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, पुनः प्रत्योग। इसका हम पुनः बार बार यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 NM या 200 NM, 150 NM या 250 mm? तो इसका करेक्ट आंसर है 200 mm। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है और इसे ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे RRB, NTPC, SSC ऐसे एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 200 NM। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय यानी जिससे हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्योंकि यदि पेट्रोलियम, यदि डीजल, पेट्रोल ये सब है उसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग में ख़त्म हो गया तो हम उसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला भी है, कोयला को यदि एक बार हम जला दिए हैं तो उसको हम दोबारा नहीं जला सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा, राख में बदल जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में या कटिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण यानी जो आपका भूमि यानी बोले तो
जो आपकी मिट्टी होती है तो मिट्टी कैसे वहाँ पे कट जाती है, तो उसका मेन मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन यानी वन को काटना, अति पशु चरण यानी अधिक पशुओं को चराना, अधिक सिंचाई या गहन खेती। तो इसका इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर क्या है, अधिक सिंचाई। वहाँ पर सिंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पर पानी मिल जाता है कि वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। याद रख लीजिएगा अधिक सिंचाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना है अगला क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। याद कर लीजिएगा 1948 के रिपोर्ट के अनुसार कुल विश्व के लगभग 4 अरब हेक्टेयर जमीन पर भूमि का यानी भूमि पर वन का विस्तार था। कितना? 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण में क्या होता है, यानी कट चुका है यानी बहाव हो चुका है उतनी मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी है 13 करोड़ हेक्टेयर या ऑप्शन नंबर डी 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का भारत में क्षरण हो चुका है, केवल क्षरण 13 करोड़ हेक्टेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा भी यहाँ पर SST में दिया आता है कि किसने कहा था, या जैसे आपका है एक सेंटेंस है, ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वहाँ पर संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा था? ये कई बार आ चुका है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन। तो उसी तरह ये भी एक कथन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जितने भी डैम्स हैं उसको भारत का टेम्पल किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी है पंडित नेहरू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज। याद कर लीजिएगा भाखड़ा नांगल किस पर है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा सतलज पर। यदि मैं अपने साइड कर देता हूँ, यदि हीराकुंड होता, यदि आ जाए हीराकुंड परियोजना किस पर है? तो हीराकुंड आपका है महानदी। याद रख लीजिएगा भाखड़ा किस पर है? सतलज पर। और यदि पूछ दिया हीराकुंड तो आप क्या कहिएगा? महानदी, महानदी हो जाएगा उसका। तो यदि, और अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी जितना जल पाया जाता है तो कितना प्रतिशत वो ओशंस या महासागर सागर में ही पाए जाते हैं, यानी पीने लायक नहीं है। 96%, 95%, 96.6% या 96.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.5% जो जल है वह महासागर में ही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत जल केवल पानी के लिए है। और अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। यदि बिहार में पूछ दिया तो बिहार में आपको क्या करना है? आर्सेनिक मानना है। अति जल दोहन किससे? तो बिहार में अति जल दोहन यदि आ गया तो क्या करना है आपको? आर्सेनिक मानना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था अपने ज़माने में। और क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर का कितना भाग क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर का कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 55%, ऑप्शन नंबर बी है 60%, ऑप्शन नंबर सी है 65% या ऑप्शन नंबर डी है 70%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65% जो होता है वह क्या होता है, प्राणियों के शरीर में मात्र जल होता है 65%। तो इसीलिए लगभग 18 से 20 लीटर पानी एक मनुष्य को पीना चाहिए भर दिन में। तो आप लोग भी ख्याल रखें और पीते रहें पानी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस क्वेश्चन ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस के साथ कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी है भाखड़ा नंगल नदी घाटी, ऑप्शन नंबर सी है रिहंद नदी घाटी या ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी घाटी। मैं आपको बता दूं बिहार की सबसे प्रमुख है कौन सी, सोन नदी घाटी। कौन सी है, तो सोन नदी घाटी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर ए है तारापुर, कलपक्कम, नरौरा या कैगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तारापुर। तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। ऑप्शन नंबर ए है 25, 19.27, 20 या 20.60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। और कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में जब रिपोर्ट आया था तो उसका अनुसार 19.27% भूमि पर इसका था विस्तारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19.27। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्गों में या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है। और क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, हंस, मयूर या तोता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर को ही मोर बोलते हैं। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऐसा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घड़ियाल, ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है हवेल या ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आप लोग आसान भी है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी है हेमेटाइट या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं
एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो है ये तो दोनों कोयला के प्रकार हैं, ये दोनों तो होंगे नहीं। बचा कौन? हेमेटाइट। तो जी हाँ, हेमेटाइट बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? लौह अयस्क छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 10%, 30%, 20%, 40%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 30% जो है भारत का अकेले कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ जो है भारत का कुल 30% अकेले लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में या 1 टन स्टील बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन बोले तो कितना होता है? 1000 kg। 1000 kg यदि स्टील बनेगा तो कितने kg मैग्नीज का उपयोग होगा? 5 किलो, 15 किलो, 10 किलो या 20 किलो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 किलो। 10 किलो यदि आप मैग्नीज लीजिएगा तब आपका 1000 किलो आपका स्टील बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन? मैंने आपको बताया था पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या ऑप्शन नंबर डी तारापुर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तारापुर। तारापुर में ही प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी जिसको हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया है कि वह कोयला है। कोयला को यदि एक बार जला दें तो वह दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है और इसको VVI कर लीजिएगा क्योंकि लगभग हर बार आता ही है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई का जो हाई है यानी मुंबई से लगभग 20 किलोमीटर समुद्र की तरफ मुंबई हाई का निर्माण किया गया है। तो क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयले के निर्यात करने में, तेल शोधक कारखाना मतलब कि वहाँ पर है, या खनिज तेल वहाँ से निकलता है, या परमाणु शक्ति है वहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना वहाँ पर है। मुंबई हाई लगभग मुंबई से 20 किलोमीटर अंदर एक समुद्र में बनाया गया जगह है जहाँ तेल को शोधन किया जाता है और इसीलिए वह प्रसिद्ध है। किसके कारण? तो वह तेल शोधक कारखाना के कारण। और देख सकते हैं हमने लगभग 80 क्वेश्चन कर लिया है और ख़त्म हो गया सेट। और कोई क्वेश्चन मैं इसमें डालना भूल गया हूँ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपको मैं बता दूं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपका स्टार्ट किया था किसने? आपके मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था किसने? तो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन वह किस राज्य से शुरू हुआ? तो वह हुआ आपका किसके? तो उत्तराखंड से। वह आपका उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक जिले से शुरू हुआ। कौन सा? तो आपको याद कर लेना है चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ और किस जिले से? तो टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू हुआ। और ये भी आता है और मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया ही था, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जिमरमैन का है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कथन आपका महात्मा गांधी जी का है। इसका हो जाएगा महात्मा गांधी जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना भूल गया हूँ, जैसे आता है कि प्रथम सम्मेलन, और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना भूल गया हूँ वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। जैसे हो गया फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। यदि कोई पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है किस देश में स्थित है ये भी आ सकता है, तो मैं बता दूं रियो डी जेनेरियो जो है आपका किस देश में है, तो वह एक ब्राज़ील देश में उपस्थित है। किस में? ब्राज़ील देश में। तो यदि कोई पूछेगा प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो किस देश में है? तो ब्राज़ील में। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का है कि सेकंड पृथ्वी सम्मेलन। बात करते हैं किसकी? सेकंड पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1997 ईस्वी में, 5 जून 1997। और कहाँ हुआ था? तो जापान के एक क्योटो शहर में हुआ था 1997 ईस्वी में। याद रख लेना है कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो क्योटो नामक शहर में, जो कि जापान में उपस्थित है, वहाँ पर सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और थर्ड की बात करते हैं, और थर्ड पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका थर्ड पृथ्वी सम्मेलन आपका समझ जाएगा, राइटिंग थोड़ा सा मेरा इस पर बन नहीं रहा है। तो थर्ड पृथ्वी सम्मेलन जो आपका कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ है? जोहान्सबर्ग आपका है साउथ अफ्रीका में। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में है। और मैं एकजुटे आपको याद करा देता हूँ। फर्स्ट हुआ था कब? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। आपको पता है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। सेकंड कब हुआ था? 5 साल गैप ले लीजिए, 1997 में। तो कहाँ हुआ था? तो जापान में, जापान के क्योटो शहर में। और थर्ड ले लीजिए, थर्ड कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। फिर 5 साल गैप ले लीजिए, और ये कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में डाल दीजिए। तो आई थिंक आपको सारे इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इसको फैलाएं ताकि आपके दोस्त भी इससे जानकर कुछ सीखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।